हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर दिव्या राय आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आप सभी का इस YouTube चैनल पे वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अब के टाइम में, अब के मॉडर्न एज में इंग्लिश का रोल हर जगह कितना बढ़ गया है। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, यदि आपको इंग्लिश आती है तो लोग या सामने वाला पर्सन आपको जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। उसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। आप एक ग्रुप में बैठे हो और वहीं कोई एक पर्सन अपनी बातों को, वही बात जो बात आप कर रहे हैं उसी बात को वो मीडियम चेंज करके इंग्लिश में कर रहा है। सो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपको लगता है कि क्या बात है, ये तो बंदा बहुत स्मार्ट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और यदि वो बोलनी आपको आती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है। आप खुद ही देख लो कि यदि कोई भी बात आपसे कही जाए कि हाँ आप इसको हिंदी में आप अपना परफॉर्मेंस दे दो और आप हिंदी में बता दो इस चीज को, तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको बता लेते हो। बट जब वही चीज आपको बोली जाती है कि आप इंग्लिश में बताओ तो आप सोचते हो कहीं कोई एरर ना हो जाए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। आपको इंग्लिश के वर्ड्स तो आते हैं बट आप उसको अच्छे तरीके से फ्रेम करके जो सामने वाला पर्सन है उसको बता नहीं पाते हो। आपको लगता है कि मैं बोलूंगा तो मुझसे मिस्टेक हो जाएगी। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी ग्रामर पोर्शन वीक होती है। यदि आपको सेंटेंस को फ्रेम करना आ जाए, उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से करना है आपको आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी बातों को रखने में किसी के भी सामने। स्टूडेंट्स, इन्हीं सब हेजिटेशंस को कम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अब के समय में आपको इंग्लिश आनी बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, यही अध्ययन करेंगे, यही स्टडी करेंगे कि कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करें। और इसको मैं टेंस के अंतर्गत आपको एक एक करके ये चीज बताऊंगी और आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे भी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। अब हमें थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी काम को बताने के लिए उस काम के समय को भी बताना होता है कि वह काम वर्तमान समय में हो रहा है या हो चुका है अथवा भविष्य में होने वाला है। इस प्रकार यदि हम देखें तो टेंस की परिभाषा इस रूप में होती है कि जिस कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। साथ ही साथ टेंस में यह भी क्लियर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने वो कार्य कब किया है या आप उस कार्य को कब करने वाले हैं। ओके, मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या होता है। अब टेंस के कितने टाइप्स होते हैं इसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ओके, टेंस। अब टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? अगर विशेष रूप से मुख्यतः देखा जाए तो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इसकी ये अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, 4 कैटेगरीज में ये डिवाइड होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है? मतलब जो कार्य प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हो रहा है उसके बारे में
जो टेंस बताए वो प्रेजेंट टेंस रिलेटेड है। पास्ट टेंस वो कार्य जो भूतकाल में जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसे पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस से मतलब भविष्यत काल, जो कार्य आप भविष्य में करने वाले हो, यदि सेंटेंस या टेंस उस कार्य को बताए तो वहां फ्यूचर टेंस होता है। ओके, अब वर्तमान काल की जो 4 सब कैटेगरीज हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस की भी कैटेगरीज डिवाइड हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तो हमने ये तो जान लिया कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और फिर उन तीनों की 4-4 कैटेगरीज होती हैं। कुल मिलाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 टेंसेस को हम एक एक करके अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे डीपली एंड डिटेल में। ओके, मे बी आप रेडी होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए? आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं आदि आता है। ओके, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो सेंटेंस होते हैं, वो टेंसेस होते हैं जिसमें यदि उसका हिंदी रूपांतर देखा जाए तो उसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं आदि लग करके आता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम अपने घर जाता है। अब यहाँ देखिए क्रिया क्या है? जाना। अब जाना में क्या लगा हुआ है? ता है। इसका मतलब ये है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। राम अपने घर जाता है, राम गोज टू हिज हाउस। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब भी क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है आता है और कार्य प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हो रहा होता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, अब इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ और स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ये स्ट्रक्चर इस पूरे टेंस में फॉलो होगा। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है ये मेन स्ट्रक्चर होता है जो सारे टेंसेस में यूज होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बदल सकती है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लग सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही होता है। ओके, रूल नंबर 1 देख लेते हैं। ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी कर्ता एक वचन में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो या ही, सी, इट हो तो वहां वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट।
अब यहाँ देखिए, चूंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि ही है, और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और साथ में दौड़ना क्या है, वर्ब है। अब देखिए यहाँ वर्ब में एस का प्रयोग हुआ है, एस का यूज हुआ है। सेकंड है श्वेता गाना गाती है। श्वेता सिंग्स अ सॉन्ग। यहां भी देखिए श्वेता क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और गाना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ वर्ब के लिए, गाने के लिए वर्ब सिंग में एस का यूज हुआ है। श्वेता सिंग्स ए सॉन्ग, श्वेता सिंग्स अ सॉन्ग। ओके। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे तथा किसी भी बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एवं इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। पे अटेंशन प्लीज। यहाँ पे जब भी प्लूरल फॉर्म में हो सब्जेक्ट, बहुवचन में हो सब्जेक्ट, या आई, वी, यू, दे हो, तो इनके साथ कभी भी वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाती है। एज एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। यहां देखिए आई है, इसलिए रीड में एस का प्रयोग नहीं हुआ है। सेकंड है तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। अब यहां भी देखिए यू है, इसलिए वर्ब क्या है, प्ले। प्ले में कोई भी एस या ई एस जैसा कुछ भी नहीं यूज हुआ है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी गई है। क्लियर। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी कर्ता एक वचन में हो या ही, सी, इट हो, तो वहां पर वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं यदि कर्ता सिंगुलर न होकर के प्लूरल नंबर में हो, बहुवचन में हो, या आई, वी, यू, दे हो, तो वहां पर वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर। अगला क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया ही था, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पहले इसमें स्ट्रक्चर में क्या समझ में आया आपको, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट अथवा डू नॉट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ओके, इसको आगे समझते हैं। रूल नंबर 1, ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हो या एक वचन करता हो, और ही या ही, सी, इट आए, तो वहां पर हमेशा वर्ब के साथ डज नॉट का ही प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि ही, सी, इट तथा एक वचन करता कोई भी सिंगुलर फॉर्म में हो, कोई भी एक सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट हो, उसके साथ डज नॉट का ही प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाती है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। राम गाली नहीं देता है। राम क्या है, सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट, और सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, नहीं। तो यहां देख लीजिए, राम डज नॉट एब्यूज। यहाँ आप क्लियर देख रहे होंगे कि राम सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एब्यूज लिखी हुई है। ओके। सेकंड देख लीजिए, मेरा भाई नहीं खेलता है। माई ब्रदर डज नॉट प्ले। माई ब्रदर डज नॉट प्ले। अब यहां भी देखिए, मेरा भाई सिंगल फॉर्म में, सिंगुलर नंबर है, और भाई क्या है, सिंगुलर नंबर में है, और यहां पर खेलना
वर्ब है और चूंकि नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग होगा। क्लियर है? यहाँ कहीं भी आपको प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट का नहीं दिख रहा है, ये केवल सिंगुलर फॉर्म में ही है, इसलिए यहाँ डज नॉट का प्रयोग हुआ है। क्लियर? रूल नंबर 2 में देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो या कोई भी प्लूरल फॉर्म हो, बहुवचनकर्ता के रूप में हो, तो वहां पर हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तुम खाना नहीं खाते हो। अब यहाँ देखिए यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसका कैसे बनेगा, इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो क्या बनेगा, यू डू नॉट ईट फूड। अब यहाँ देखिए यू है इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। सेकंड है, वे सब बाजार नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ भी देखिए दे है, दे क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, तो इसमें क्या किसका प्रयोग हो गया है, डू नॉट का यूज हुआ है। और गो जो है वो वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी गई है। क्लियर? मे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस में भी बताया था, सेंटेंस टॉपिक जब पढ़ाया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक कौन से, एस और नो वाले, और सेकंड WH फैमिली वाले। और WH फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया भी था, जैसे व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, ये सब सारी चीजें WH फैमिली में आती हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यदि एस और नो वाले क्वेश्चन, एस और नो में आंसर उसका किया जा सकता है, तो वहां का उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके? और यदि सेकेंड टाइप का है WH फैमिली वाला, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले WH फैमिली को लिखते हैं, चाहे वो व्हाट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, और फिर डज और डू का प्रयोग होता है। देन तब जाकर के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखा जाता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके? स्ट्रक्चर यदि आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया, तो मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको सेंटेंस बनाना नहीं भूलेगा, चाहे वो कोई भी टाइप से रहेगा, आपको पहचानने भी आसानी होगी और साथ में आपको ट्रांसलेट करने में भी आसानी होगी। अब इसके टाइप 1 को समझ लेते हैं, जो एस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो, तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में ही, शी, इट या एक वचनकर्ता के साथ वाक्य में सब्जेक्ट से पहले डज तथा आई, वी, यू, दे या बहुवचनकर्ता के साथ वाक्य में सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग होता है या डू आता है, एवं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोगों ने जो नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि किसके साथ डज का प्रयोग होता है, किसके साथ डू का प्रयोग होता है, सेम यहाँ भी कंडीशन वही होगी, बशर्ते डू और डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। इसमें जब भी लगाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और कब लिखेंगे, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ हो। सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो उसमें पहले डू और डज लगाते हैं। वो डू और डज किसके अनुसार लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उस समय डज का प्रयोग होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है यानी कि बहुवचन में होता है तो डू का प्रयोग होता है। फिर उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, डू और डज के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। क्लियर? और सेंटेंस बन जाता है। समझ लेते हैं, जैसे क्या चपरासी घंटी बजाता है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या से, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये एस और नो वाले सेंटेंसेस हैं। इसका आंसर आप एस और नो में भी दे सकते हो। ओके?
तो यहाँ पर देखिए, चूंकि चपरासी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। डज द पियोन रिंग द बेल? डज द पियोन रिंग द बेल? सेकंड है, क्या तुम सोते हो? अब यहाँ देखिए यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में आता है ये इसके साथ जब भी प्रयोग होता है तो डू का प्रयोग होता है। तो यहां भी देख लीजिए, डू यू स्लीप? क्लियर? मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग क्या से होती है तो वहां पर डज और डू को पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग होता है, फिर एनी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, टाइप 2 देख लेते हैं, जो मैंने आपको WH फैमिली वाले बताए थे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब आदि वाक्य के बीच में है, जो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार डू और डज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो लिख दिया है ये तो समझिएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब भी जो सेंटेंस होता है उसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां ये बीच में आता है तो वहां पे WH फैमिली का नाम लिखा जाता है। वो व्हाट भी हो सकता है, वो विच भी हो सकता है, वो वेयर भी हो सकता है, वो व्हेन भी हो सकता है, और तब जाकर के डू और डज लिखते हैं। फिर वही प्रोसेस होती है जो अभी इसके पहले हुई थी, यस और नो वाले क्वेश्चन में, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एनीथिंग। एज एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो? यहाँ देखिए क्यों कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, और इसका आंसर आप एस और नो में नहीं दे सकते। इसलिए पहली बात ये चीज क्लियर है कि WH फैमिली का सेंटेंस है। अब क्यों आया है बीच में, इसलिए क्योंकि इंग्लिश लिखनी पड़ेगी ना। फिर यहाँ देखिए, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले फुटबॉल? अब यहाँ मैंने देखिए क्योंकि इंग्लिश लिखी वाई, फिर मैंने चूंकि यू था तो यू के साथ डू का यूज होता है, तो मैंने फिर डू लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि एस और नो के क्वेश्चन के बाद इसमें इतना ही अंतर हुआ है कि इसमें वाई जो WH फैमिली का है उसको पहले लिख दिया गया है, फिर डू लिख दिया गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह क्या खाता है? What does he eat? इसमें भी यही देखिए, क्या चूंकि सेंटेंस के बीच में आया है इसलिए पहले क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी what, फिर डू और डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ही है इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ है, फिर वर्ब को लिख दिया गया है। क्लियर? मैं भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें नहीं भी लगा होता है, ठीक है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, बस आपको जो वर्ब है वर्ब के ठीक पहले नॉट लिख देना होता है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं ये कहूं कि Why does he not sing today? वह आज गाना क्यों नहीं गाता है? कहने का मतलब ये है क्यों नहीं गाता है, मैंने नहीं भी लिखा और क्वेश्चन मार्क भी है, तो वहां पहले मैं क्या करूंगी, पहले WH फैमिली का इंग्लिश लिखूंगी, फिर डू और डज लिखूंगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाऊंगी और उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद जो भी चीजें आएंगी। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग एक बार ध्यान से कि सिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले नॉट लग जाता है। तो यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें नहीं है का प्रयोग है तो कुछ नहीं करना है, केवल वर्ब से पहले नॉट जोड़ देना है। ओके, मैं भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको आपको करनी है। पहला टाइप जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैंने कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और सेकेंड पार्ट में मैंने कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस दिए हैं जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें, इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और फिर आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में इसको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ क्या लिखा हुआ। हम आम खाते हैं। सूर्य
पूर्व में निकलता है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तुम क्रिकेट खेलते हो। माताजी मंदिर जाती हैं। शीला अस्पताल नहीं जाती है। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? राम मैदान में क्यों खेलता है? वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं? अब ट्रांसलेट इनटू हिंदी को देख लेते हैं। कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। He loves his school. I read my book. You help the poor. The earth moves round the sun. I do not live in a village. My uncle lives in Chennai. My cat does not eat meat. Do you write a letter? Why do children not play? मैं भी आपको सारे सेंटेंस क्लियर दिख रहे होंगे। आप इसे कंप्लीट करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ग्रामर सही करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए या इंग्लिश समझने के लिए। ग्रामर पोर्शन एक नींव का काम करता है। तो यदि आप 12 टेंसेस सारे जान जाते हो, उसको समझ जाते हो, तो आप किसी भी तरह की इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको किसी को समझा सकते हैं या खुद भी किसी की बात को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। आज हमारा टेंस सीखने का पहला दिन था। आज हमने टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कितने फिर सब टाइप्स होते हैं ये जाना, और साथ में एक सब टाइप्स को पढ़ा, समझा और उसके एग्जाम्पल के साथ सीखा भी। और वीडियो के लास्ट में आपको मैंने जो एक्सरसाइज दी है उसे अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करिएगा और जरूर ही करिएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।